ब्रूक और चॉपर ये लोग थाउजेंड सनी के पास पहुंच जाते हैं और चॉपर को यहाँ पर दूरबीन से यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं और इसे लगता है कि शायद से ये इनके स्ट्रॉ हेड्स है और वहाँ पर जाकर उन लोगों को आवाजें देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों के तोते उड़ जाते हैं जब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर थाउजेंड सनी के ऊपर पैरोस्पैरो, काताकुरी और हजारों की तादाद में चेस सोल्जर्स सनी के ऊपर मौजूद हैं। माफ करना, लगता है तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं है। वो लोग तो मामा के हाथों मर चुके होंगे और अब तुम दोनों की बारी है। बिग मॉम के बच्चों ने थाउजेंड सनी को अपने कब्जे में ले लिया था और ब्रूक और चॉपर को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की फिक्र होने लगती है और चॉपर उसी अटैक को देख लेता है जो कि नामी ने परफॉर्म किया था। पैरोस्पैरो, काताकुरी और बाकी सभी लोग भी इस हमले को देख पाते हैं। चॉपर भी हैरान हो जाता है। जरा उस हमले को देखो, वो एक पावरफुल थंडर अटैक है जो कि मामा ने ज़्यूस के जरिए किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम्हारे दोस्तों के बचने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो बेहतर यही होगा कि तुम उन सभी की जिंदा बचने की उम्मीदें छोड़ दो। चलो, हमारा एक काम तो पूरा हुआ। अब बस कैसे भी करके पुडिंग हमें वो वेडिंग केक बनाकर दे दे और उस केक को हम लोग मामा को दे देंगे और उनका हंगर पैंक शांत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है चॉपर? हाँ ब्रूक, तुमने सही कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो लोग सही होंगे। और पैरोस्पैरो ब्रूक और चॉपर से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है, इसलिए मैं एक एहसान तुम पर कर सकता हूँ। अब तुम्हारे दोस्त तो यहाँ पर मारे जा चुके हैं तो यहाँ पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर तुम लोग अपनी सबमरीन के जरिए यहाँ से एस्केप करना चाहते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो आप हम पर मेहरबानी करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें यहाँ से भागने का मौका दे रहे हो, पर वो क्या है ना, हमें लड़ने की चुल मची है तो हम तुम्हारे साथ लड़के ही रहेंगे। और चॉपर और ब्रूक सनी पर जंप कर देते हैं और दोनों ब्रेव सोल्जर्स मैदान में उतर जाते हैं। चॉपर और ब्रूक बिल्कुल हीरोज की तरह इन सभी से लड़ रहे होते हैं, पर इन सभी की तादाद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये सभी लोग ब्रूली के मिरर वर्ल्ड से एक के बाद एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में आते ही जा रहे थे। और अब ये दोनों भी थक जाते हैं और इनकी बढ़ती हुई तादाद को देखकर ब्रूक अपने सोल किंग वाले अटैक को यूज करने लगता है और गिटार बजाने लगता है और जितने भी चेस्टनट सोल्जर्स थे इसका ये बेसुरा गाना सुनते ही तृप्त हो जाते हैं और सभी सोल्जर्स निपट जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है। और ब्रूक के इस कॉन्सर्ट की वजह से जितने भी एनिमीज थे वो सभी तो इम्प्रेस हो ही जाते हैं कि तभी एक नाइट भी यहाँ पर आ जाता है और ब्रूक पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ब्रूक फाइट करते हुए सोल पराडे नाम की टेक्निक का यूज करता है और सेकंड्स में ही थाउजेंड सनी का फ्लोर फ्रीज हो जाता है और एक आइस की लेयर यहाँ पर बन जाती है और इस नाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपने दोनों पैरों पर ये खड़ा नहीं हो पाता है। ब्रूक ने अपना आधा काम कर दिया था और तभी चॉपर मैदान में उतरता है और कुंग फू पॉइंट को एक्टिवेट करते हुए इस नाइट से लड़ना शुरू कर देता है और चॉपर इसे नॉकआउट कर देता है। हालांकि ये किसी तरह से अभी तक बैटल में टिके हुए थे, लेकिन अब इनकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है और दोनों लड़ते लड़ते थक चुके थे। यकीन नहीं होता तुम मैदान में अभी तक टिके हुए हो जबकि तुम लोगों ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया है। मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, पर कितने ज्यादा दुख की बात है कि हमारे सोल्जर्स की तादाद कभी भी कम नहीं होने वाली है। तुम लोग लड़ते लड़ते मर जाओगे लेकिन ये लोग खत्म नहीं होंगे। और दोबारा से वो सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानने वाले। और दोनों एक एक करके सभी को ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं। मानना पड़ेगा, इस हड्डी पहलवान में बहुत ज्यादा दम है। मुझे सोल किंग यूं ही नहीं कहा जाता, मैं हूँ आत्माओं का राजा। ओए दुश्मन, जरा इधर तो आजा। और चॉपर नोटिस कर लेता है कि ये सारे सोल्जर्स उस मिरर से आ रहे हैं जो कि नामी और रॉबिन के रूम का मिरर है। चॉपर दिमाग लगाता है, ब्रूक क्यों ना हम इसे तोड़ दे। हाँ चॉपर, इसे तोड़ देते हैं, बाद में उन दोनों से माफी मांग लेंगे। आखिर तुम किससे माफी मांगने की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने वो थंडर लाइटनिंग नहीं देखी क्या? तुम्हारे दोस्तों का अभी तक पापड़ बन चुका होगा। तो मैं तुम्हें अभी भी अपना पुराना ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ, और अगर तुम लोग लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ, तुम लोग लड़ते लड़ते मर जाओगे, तुम्हारे पुर्जे अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे ये सोल्जर्स इस मिरर से आना बंद नहीं करेंगे। तो बेहतर यही होगा, चुपचाप सरेंडर कर दो, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त कब के मारे जा चुके हैं, तो अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं। हो गई तुम्हारी बकवास, मिल गया तुम्हें सुकून? हाँ, अब मेरी बात को गौर से सुनो, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप थाउजेंड सनी से चले जाओ क्योंकि ये शिप स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की है। और ऐसा बोलकर ब्रूक तेजी से पैरोस्पैरो पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर पैरोस्पैरो अपने स्टिक का यूज करके इसके इस हमले को रोक देता है। दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर ब्रूक अब थकना शुरू हो जाता है। पर ब्रूक इस पर हमला करता है और चॉपर पैरोस्पैरो पर हमला कर देता है, लेकिन पैरोस्पैरो अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करते हुए चॉपर के पैर को जमा देता है। चॉपर हिल नहीं पाता है। ब्रूक इसे छुड़ाने जाता है, लेकिन पैरोस्पैरो ब्रूक पर भी हमला कर देता है और इसके पैर को जकड़ देता है और इसे भी ट्रैप कर लेता है। और पैरोस्पैरो इनसे कहता है कि मेरे इस अटैक की वजह से तुम्हारी ये पूरी बॉडी पूरी तरह से कैंडी में कवर हो जाएगी, और एक बार अगर इस कैंडी ने तुम्हें कवर कर लिया तो तुम लोग सांस तक नहीं ले पाओगे और मारे जाओगे। और इसकी सारी कैंडी चॉपर को कवर करना शुरू कर देती है। और पैरोस्पैरो कहता है कि ये कैंडी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हें अंदर से पूरे तरीके से सॉलिड कर देगी, जिसके बाद तुम लोग कंप्लीटली जम जाओगे और सांस तक नहीं ले पाओगे और सिर्फ 3 मिनट में ही तुम लोग मारे जाओगे। ये सुनकर चॉपर पैनिक कर जाता है। हे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चॉपर के साथ ऐसा मत करो। इसके लिए काफी देर हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मौका दिया था, अब बस 3 मिनट बाकी है, उसके बाद मैं 2 मीठी लाशों को देखने वाला हूँ। और चॉपर के मुंह के जरिए से ये सारी कैंडीज चॉपर की बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देती है और चॉपर रोना शुरू कर देता है। ब्रूक प्लीज कुछ करो। पर ब्रूक कुछ नहीं कर पाता है और पैरोस्पैरो चॉपर को कैंडी में बदल
बदल देता है और चॉपर के सर के ऊपर एक टाइम क्लॉक रख देता है। 3 मिनट में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ब्रूक से रहा नहीं जाता और चॉपर के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज उसे जाने दो, और पेरोस्पेरो यहाँ पर इमीडिएटली ब्रूक को भी पूरे तरीके से कैंडी में बदल देता है। एक बार तुम लोग मारे जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मेरी कैंडी मैन वाले कलेक्शन में ऐड करूंगा। और काताकुरी की नजर सेड्यूसिंग वुड वाले इलाके पर जाती है और इसे धमाके की आवाज आ जाती है और समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है और पेरोस्पेरो को बुलाता है। पेरोस्पेरो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसे लग रहा था कि यहाँ पर मामा ने स्ट्रॉ हैट्स का काम तमाम कर दिया है, लेकिन तभी कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द मामा को ककाओ आइलैंड पर लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर एक बार उसने देख लिया कि स्ट्रॉ हैट की शिप के ऊपर कोई वेडिंग केक नहीं है तो मेरा बचना नामुमकिन हो जाएगा। और काताकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और जिस नजारे को वो देखता है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए पेरोस्पेरो। ये सुनकर पेरोस्पेरो भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जंगल को फाड़ते हुए स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं जिनके पीछे बिग मॉम पड़ी होती है। ये देखकर पेरोस्पेरो शॉक्ड रह जाता है कि स्ट्रॉ हैट्स अभी भी जिंदा हैं और लूफी, जिम्बे और सभी की नजर 1000 सनी पर जाती है। लूफी, लगता है हमारी शिप को हाईजैक कर लिया गया है। और चॉपर और ब्रूक को देखकर लूफी कहता है ये क्या हो गया भाई चॉपर ब्रूक। और लूफी को इनकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काताकुरी दोबारा से फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है। सबके सब मिरर वर्ल्ड में वापस जाओ, तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए बस कुछ ही सेकंड है, नहीं तो तुम सभी लोग उस बच्चे के थ्रू मारे जाओगे। और सभी लोग मिरर वर्ल्ड के अंदर कूदना शुरू हो जाते हैं और तभी पेरोस्पेरो कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम लोगों में दम तो है, मैंने तुम सभी को अंडर एस्टिमेट किया था, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा एडवेंचर यहीं पर खत्म होता है। और इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक कैंडी वॉल को बना देता है, पर लूफी, जिम्बे और पेड्रो तीनों मिलकर एक धांसू अटैक परफॉर्म करते हैं और इस वॉल को तोड़कर रख देते हैं। और पेरोस्पेरो दोबारा से अटैक करता है और कैंडी मेड इन डेकोरेशन नाम की एक अटैक को यूज करता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जायंट कैंडी वॉल होती है, जिसे देखकर पेड्रो भी कहता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि इसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये वॉल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि इससे हमला करना भी आता है। और उस वॉल पर लगे उन नुकीले नीडल्स से इन सभी पर हमला कर देता है। गाइस, हम सभी लोग सनी की दूसरी तरफ से उस पर जाने की कोशिश करते हैं। और तभी सभी की नजर लूफी पर जाती है, जहाँ पर लूफी सीधा उसी दीवार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कैसा रहेगा अगर मैं इस दीवार के अंदर से ही रास्ता बना दूं? और लूफी की सटक जाती है और अपने हाथ को जोर से स्ट्रेच करता है और हवा में जंप लगाकर सेकंड गियर को एक्टिवेट करता है और रेड हॉक अटैक सीधा इस जायंट वॉल के ऊपर कर देता है। ये रेड हॉक अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके अंदर से आग की लपटें निकल रही होती हैं और उस पूरे कैंडी वॉल को मेल्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर पेरोस्पेरो की आंखें भी बाहर आ जाती हैं। पेड्रो भी लूफी को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और लूफी इस वॉल को पूरी तरीके से मेल्ट करते हुए अपने हाथ को इसके आर पार कर देता है। सामने काताकुरी खड़ा होता है और काताकुरी लूफी को देखकर अपने हाथ को प्रिपेयर कर लेता है और आर्मामेंट हाकी की कोटिंग कर देता है और सीधा लूफी की उस फिस्ट पर दे मारता है। ये देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है और जब दोनों की फिस्ट आपस में कोलाइड करती है तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आसपास की चीजें हिलने लगती हैं। और पेड्रो लूफी को ही देखे जा रहा था और लूफी को देखकर उसे कैट वाइपर की स्ट्रॉ हैट के लिए कही गई वो बातें याद आ जाती हैं। काताकुरी अपनी ताकत को बढ़ा देता है और अपने इम्पैक्ट से लूफी को दूर धकेल देता है, जिसके बाद लूफी जमीन पर लैंड कर जाता है। और काताकुरी की एबिलिटी को देखकर कैरेट कहती है कि इसकी एबिलिटी तो बिल्कुल लूफी की तरह है और सभी लोग पीछे से लूफी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बिग मॉम भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाती है और अब लूफी को समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। लूफी, तुम यहाँ पर काताकुरी को हैंडल करो, इस बिग मॉम को हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है जिम्बे। और तेजी से काताकुरी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और पेड्रो लूफी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है और जब लूफी को दौड़ते हुए देखता है तो इसे लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर नजर आता है और इसे गोल्डी रॉजर की वो बात भी याद आ जाती है जहाँ पर उसने पेड्रो से कहा था सभी का वक्त आता है। और लूफी हवा में जंप लगाकर आर्मामेंट हाकी का यूज करते हुए यहाँ पर काताकुरी के ऊपर गैटलिंग अटैक परफॉर्म कर देता है और दे दनादन इस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन एक भी हमला काताकुरी को नहीं लग रहा होता है। ये देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसका एक भी हमला इस पर नहीं लग रहा, आखिर इसकी हाकी इस पर यूज क्यों नहीं हो रही है। और पेरोस्पेरो बिग मॉम को देखते साथ ही यहाँ से निकलने लगता है और तभी जिम्बे नामी को उठाकर 1000 सनी के ऊपर पहुंच जाता है और नामी ब्रूक और चॉपर को ठीक करना शुरू कर देती है। और पेड्रो कैरेट से कहता है कि कैरेट, अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे जरा गौर से सुनना और अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो बिल्कुल भी चौंकना मत और हिम्मत से काम लेना। और पेड्रो बोलता है कि लूफी और उसके सभी साथी वही लोग हैं जिसका हमारे ट्राइब के लोग और कोज़ुकी क्लैन वाले बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वही लोग जो कि इस पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लेकर आएंगे। और पेड्रो की आंख में जो चमक होती है वो देखने लायक होती है। और यहाँ पर पेरोस्पेरो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और पेरोस्पेरो मॉन्ट को कॉल लगाता है, पानी के अंदर और भी ज्यादा सिक्योरिटी को टाइट कर दो क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी अभी भी जिंदा है। और नामी जिम्बे को बताने लगती है कि हमारे पास यहाँ से एस्केप करने का बस एक ही रास्ता है। जिम्बे, हमें ऑब्डी बर्स्ट का यूज करना होगा, उसका यूज करके हम लोग 1 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में ही ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ से भाग जाएंगे। पर नामी की एक भी बात जिम्बे के पल्ले नहीं पड़ती है और बोलता है कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसकी मदद से हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। और यहाँ पर लूफी लगातार काताकुरी पर हमले कर रहा था, लेकिन इसका एक भी हमला काताकुरी को छू भी नहीं पाता है। तभी काताकुरी लूफी का हाथ
हाथ पकड़ लेता है और लूफी के हाथ को अपने हाथों में फंसाकर घुमाकर एक जोरदार पंच सीधा लूफी के फेस पर जड़ देता है और बिग मॉम की टावर शिप्स भी यहाँ पर एक के बाद एक आना शुरू कर देती हैं और 1000 सनी पर हमला करने लगती हैं और तभी पैरो भी यहाँ पर आ जाता है और अपने कैंडी वेव नाम की एक अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी 1000 सनी को दोबारा से फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से 1000 सनी 1 इंच भी मूव नहीं कर पाती है और नामी ये देख कर समझ जाती है कि अब ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं और कूब डी बर्स्ट का यूज भी नहीं कर सकते हैं। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और पेड्रो मैदान में आकर सीधा पैरो पर धावा बोल देता है और इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, पर पैरो बहुत ही आसानी से पेड्रो को अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करते हुए दबोच लेता है। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे हाँ कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हें क्या लगा था हाँ तुम मुझे मार कर उस शिप को आजाद कर पाओगे? दिल में सपने देखना छोड़ दो। और हम इन दोनों की बैक स्टोरी को देखते हैं। ये वही समय था जब पेड्रो को यहाँ पर पैरो छोड़ने जा रहा था, जब बिग मॉम ने इसके एक साथी को मार दिया था और इसकी एक आंख भी फोड़ दी थी और पैरो पेड्रो से कहता है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? मानना पड़ेगा अगर तुम अपनी आंख को नहीं फोड़ते तो शायद तुम वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाते। सच में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और पेड्रो कहता है कि ये 27 सालों का है। क्या तुम 27 सालों के हो और 50 साल तुम्हारी जिंदगी से निकाल लिए गए हैं? तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा उम्र नहीं पड़ी है। तो बताओ आखिर तुम भविष्य में क्या करोगे और तुम कितना जीना चाहते हो? मैं बस इतना जीना चाहता हूँ कि मैं अपनी मौत को खुद चूज कर सकूं। ये सुनकर पैरो स्माइल करता है और बोलता है कि तुम तो नॉक्स पायरेट के कैप्टन हो ना, और नॉक्स का मतलब होता है अंधेरा। ये कितना अजीब सा नाम है, तुमने ऐसा नाम क्यों रखा? जिस पर पेड्रो बताता है कि नॉक्स का मतलब होता है अंधेरे का अंत, यानी कि एक नए सूर्य उदय की शुरुआत। और अगर मैं फ्यूचर में होने वाले उस नए सूर्य उदय के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं उसके लिए खुद को बहुत ही ज्यादा लकी फील करूंगा, मुझे खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होगा। और पेड्रो एक फ्लैशबैक को देखता है जब पेड्रो बहुत ही ज्यादा छोटा था और जुनीशिया के ऊपर अपने ट्राइब के लोगों के साथ खड़ा था। सभी लोग यहाँ पर लेजेंडरी शिप ओरो जैक्सन और गोल्डी रॉजर के क्रू को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और पेड्रो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और हम उसी मोमेंट को भी देखते हैं जब पेड्रो गोल्डी रॉजर से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चले जाइए, मैं भी आपकी ही तरह किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ, मुझे बस अपने साथ लेकर जाइए, मैं आपकी शिप पर कोई भी काम कर लूंगा। ये सुनकर रॉजर रुक जाता है और ये सब सुनकर रॉजर इसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है। बच्चे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है और अफसोस की बात है कि मेरा वक्त बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। सबका अपना अपना समय आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा, बस तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना होगा और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी चमकने का अवसर मिलेगा। बस तब तक तुम्हें इंतजार करते रहना है, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी बच्चे। जिसके बाद रॉजर यहाँ से चला जाता है और रॉजर की ये सारी बातें सुनकर पेड्रो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वांडा पेड्रो के पास आकर इसे रॉजर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, पेड्रो मैंने सुना है कि गोल्डी रॉजर मारी गई है। और जिस दिन रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था उस दिन बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो कि आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा नाम भी कमाएंगे, जैसे कि डोफ्लामिंगो, बगी, मीहॉक, क्रोकोडाइल, शैंक्स, ड्रैगन, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। और पेड्रो गोल्डी रॉजर की मौत के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, पर इसे गोल्डी रॉजर के द्वारा कही गई वो बातें याद आती हैं। रॉजर मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी आपकी ही तरह समुद्र में जाऊंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और पेड्रो पैरो से कहने लगता है कि मुझे एक बार गोल्डी रॉजर ने कहा था कि सबका दिन आता है जब वो चमकता है, और आज मेरा दिन है जब मैं चमकूंगा। और पेड्रो पैरो की एक टांग को पकड़ लेता है और अपने सारे डायनामाइट्स को निकाल देता है। ये देखकर पैरो पैनिक कर जाता है। क्या ये डायनामाइट है क्या? अरे ये तुम क्या करने वाले हो? पर बहुत ही देर हो जाती है और कैरेट दूर से ही ये सारा नजारा देख रही होती है और इसे पेड्रो की कही वो बात याद आती है जहाँ पर वो कैरेट से कहता है कि मुझे लगता है कि ये शायद मेरा आखिरी एडवेंचर है। और पेड्रो अपनी सिगरेट का यूज करके उन डायनामाइट्स को जला देता है और पेड्रो खुद को उड़ा लेता है, जिसे देखकर लूफी, जिम्बे, नामी, कैरेट सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और आखिर में हम पेड्रो का एक हंसता हुआ चेहरा देखते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसकी वजह से 1000 सनी भी उस कैंडी जेल से छूट जाती है। और कैरेट रोते हुए पेड्रो की एक बात को याद करती है, तुम आगे चलकर समझ जाओगे कि आज का ये डिसीजन इतना ज्यादा जरूरी था। अगर लूफी और उसकी टीम को आगे बढ़ते रहना है तो सबसे पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और इस एक्सप्लोजन की वजह से बिग मॉम भी पीछे की तरफ गिर जाती है और पेड्रो के सेक्रीफाइस की वजह से ये सभी लोग आजाद हो जाते हैं। और गाइज इसी के साथ इस सीरीज का 128वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइज वन पीस के अलावा आप लोग और कौन से एनिमे को देखना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट में अपने सजेशंस को जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वन पीस एनिमे फैंस बना पाए। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।